हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी एंड दिस इज़ द क्विज नंबर 10। और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि सिर्फ फैक्चुअल बेस पे आते हैं। लेकिन अगर एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको स्कोर कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी जानकारी से, लेकिन इसकी डिटेल नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। जो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनएक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, and that is the river Ganga water pollution, Indo-Sulphon tragedy in Kerala, लंदन स्मॉग या फिर भोपाल गैस ट्रेजिडी। और देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था, क्या वो किस इवेंट के बाद ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईपीए को ले आना को ज़रूरी समझा और ले आया। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हैं तो आपको पता हो जाएगा कि भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में हुई थी और उसके जस्ट 2 साल बाद ईपीए आया था हमारा। लेकिन उसके बारे में बाकी भी जो हमारे जो केसेस हैं इनको आप थोड़ा सा जान लेंगे तो बेहतर ही होगा। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर को 1984 में हुई थी, भोपाल के मध्य प्रदेश में हुई थी। और इसका जो रीज़न था वो था कि कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कंपनीज थी वहाँ से मेथिल साइनाइड का आइसोफॉर्म जो था वो लीक हुआ था। अब इसमें डेथ जो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग था वो 3000 से 16,000 के बीच में भी बोला जाता है, लेकिन क्लेम 16,000 किया गया था। 3000 से 787 बताए गए थे, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे एनजीओ का भी सर्वे किया गया था, उसमें ये केसेस 20,000 से भी ऊपर बताए गए थे। ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, इसमें ये हुआ था कि जो 1952 में हुआ था। और देखिए, स्मॉग के बारे में अगर ये है कि ये दो चीज़ें तरीके से होता है, तो फोटोकेमिकल होगा यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए, या फिर इस तरीके का रिड्यूसिंग, ये आपका हो गया क्लासिकल स्मॉग जो कि कोल्ड एरिया में होता है या कोल्ड रीजन में होता है। तो ये जो लंदन स्मॉग हुआ था ये कोल्ड एरिया में हुआ था, दिसंबर के महीने में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जो वहाँ की उस समय ठंडियों में कोयला वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हुआ था उस समय। उसकी वजह से इनवर्स एक स्टेबल कंडीशन हो गई थी एटमॉस्फेयर की। आप एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो विंडलेस हो गया था, मतलब हवाएं नहीं चल रही थी, एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से स्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत स्मॉग का फॉर्मेशन हो गया था ट्रोपोस्फियर से जस्ट थोड़ा सा 2 या 3-4 मीटर ऊपर ही, जो से 4 से 5 दिन था और काफ़ी लंबी मात्रा में और काफ़ी लंबे समय तक था, और जिससे बहुत सारी जान माल की क्षति हुई थी। और तीसरा हमारा जो केस है वो है कि एंडोसल्फान ट्रेजिडी विच अकर्ड इन कसूरगढ़। देखो, एंडोसल्फान जो एक पीओपी, एक पेस्टिसाइड के रूप में या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता था, ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पेस्टिसाइड थी। ये कसूरगढ़ डिस्ट्रिक्ट केरला में यूज़ की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने इसका बिना जांचे परखे इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी ऐसे एरिया में जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया था और वाटर बॉडी रिच एरिया था। और वही करीब 20 साल तक इसको कंटिन्यूसली स्प्रे किया गया था अर्ली, जिसके बहुत ही लंबे साइड इफ़ेक्ट हुए थे। आप इसकी केस स्टडी एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ एम्फसाइजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल। देखिए, इसमें एक आर्टिकल है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, की प्रोटेक्शन करना और इम्प्रूवमेंट करना, इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ एम्फसाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से अगर इन्वायरमेंटल लॉ से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सिर्फ आपके 2 ही आर्टिकल उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आर्टिकल 21 और दूसरा है 48A। एक आपका डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी से लिया गया है, डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। दूसरा जो आपका लिया गया है वो आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से लिया गया। तो जो 21वां है वो आपकी फंडामेंटल राइट से है और 48A जो है वो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 48A। देखिए, और 21 क्या कहता है? 21 आपका काफ़ी वास्ट आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी डेप्थ में भी है। इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 आर्टिकल हैं, इसको अच्छे से 1-2 बार रिव्यू करके पढ़ लीजिए, बस इतना काफ़ी है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो 21 आर्टिकल जो यही कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार आपको देता है कि किस तरीके से आप जीवन जीजिए। अब उसमें ही जीवन जीने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको पासपोर्ट रखने का अधिकार है, आपको बोलने का भी अधिकार है, आप गर्व के साथ जियो, और बहुत सी सारी चीज़ें हो जाती। पर्सनल लिबर्टी में भी आपकी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच चीज़ें जैसी आती हैं।
क्वेश्चन थर्ड जो है वो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज इस्टेब्लिश अंडर द प्रोविज़न ऑफ। इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड जो था वो किस लॉ के अंतर्गत बनाया गया या किस में उसका प्रोविज़न दिया गया है? क्या वो EPA 1986 है, या इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, फॉरेस्ट एक्ट 1980? तो जब ऑब्वियस सी बात है ये रिलीफ की बात कर रहा है तो पब्लिक से रिलेटेड ही होगा, पब्लिक को ही रिलीफ दिया जाएगा। तो EPA में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। EPA में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है कि जहाँ पे रिलीफ के बारे में या पब्लिक रिलीफ के बारे में कोई भी मेंशन किया गया हो। आपको एक बार ज़रूर, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो आपको सारे लॉ को एक बार ज़रूर रैपिडली ही सही लेकिन पढ़ना या जानना ज़रूरी है। EPA तो आपको मस्ट है कि एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना चाहिए। इसमें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है जो कि 1991 में आया हुआ था। देखिए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ये बताता है कि इसका मेन ये था कि आप किसी इमीडिएट रिलीफ दिया जाएगा किसी भी इंसान को, किसी भी जो भी ऐसी चीज़ों को हैंडलिंग करते हुए उसको इंजरिंग होती है जो कि हजार्डस सब्सटेंस में आता है, तो उसका जो ऑनर जिसके लिए वो काम कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, वो उसको रिलीफ देगा। और इसमें बहुत सारे क्लॉज बताए गए हैं। क्लॉज 1 या 2 में तो कुछ टर्म और जो डिफिनीसन है उसके बारे में ही डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप देखेंगे एक बार तो इस एक्ट को, तीसरे में आपको ये बताया गया है लायबिलिटी टू गिव रिलीफ इन अ सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। चौथे में आपको ये बताया गया ड्यूटी ऑफ ऑनर, ऑनर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, टू टेक आउट इंश्योरेंस पॉलिसीज़। पाँचवें में ये बताया गया वेरिफिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एक्सीडेंट बाय द कलेक्टर। कलेक्टर ही एक ऐसा इंसान है इस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में जो आपको रिलीफ दिला सकता है, यानी सारी पावर उसके हाथ में है। वो कितना अमाउंट भी तय कर सकता है, ये हाथ भी उसकी पावर में है। जब आप इस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। छठे में बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर क्लेम फॉर रिलीफ। 7 में बताया गया अवार्ड ऑफ रिलीफ प्रोविज़न एज टू अदर राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। ये एक मैचिंग क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि पेरिस कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, बैमको कन्वेंशन या बेज़ल कन्वेंशन। आपको इसमें से जो पता है आप उसको पहले मिला लीजिए। आप मैच ऐसे ही मिलाने की टेक्निक होती है कि आप 1-2 को मिलाते हैं, अगर वो हो जाता है तो बाकी आपका टाइम भी सेविंग होता है। जैसे आपको पता है यहाँ बेसल कन्वेंशन जो है वो 1992 वाला वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से लेकर था, क्योंकि मैं इसको एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब मैं बताया था बेसल कन्वेंशन के बारे में। तो क्या हो गया वो बेसल कन्वेंशन कि आपका डी का हो गया पहला। अब डी का पहला किसी में नहीं है लेकिन ये पहले ऑप्शन में है। आपका वियना कन्वेंशन किससे है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से है 1985 का, तो बी का थर्ड हो गया। फिर आपका क्या बचा, बैमको कन्वेंशन जो था ये अफ्रीका में बहुत सारे हजार्डस वेस्ट, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज जो थी वहाँ पे वर्क कर रही थी, अपना इन्वेस्ट कर रही थी, तो अपने हजार्डस वेस्ट को वहाँ पे डंप कर रही थी। तो यूएन ने और क्या कहते हैं कि यूनेप ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करती उन्होंने मिल करके अफ्रीका के लिए एक बैमको कन्वेंशन बनाया जिसमें ये प्रोहिबिट कर दिया गया था पूरी तरीके से इम्पोर्ट में। और पेरिस कन्वेंशन तो क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से है ही है, लेकिन मैरीन इन्वायरमेंट के लिए इसमें स्पेशल फोकस किया गया था, इसलिए 1992 ऑप्शन भी नहीं बचता तो आप इस पे लगा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मेन एम क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग हंटिंग, किलिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज, सही है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड एनवायरनमेंट, ये भी बात सही है। रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ पीपल टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी सही है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ABC इसके सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, इसमें आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स की, बर्ड की और प्लांट्स की। इसमें जो भी और इसके अलावा जो भी आकस्मिक या जो भी इनके अलावा होंगे वो इसी लॉ के अंतर्गत आएंगे। वो किसी फॉरेस्टी एरिया में अगर पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही आएंगे। इसमें 7 चैप्टर दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स के पूरे चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रैपिडली आप एक बार ज़रूर देखो। इससे कुछ डिटेल में भी, इससे अंदर से घुस के भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है डेप्थ में जा कर के थोड़ा सा। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि आप किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल की हंटिंग करना चाहते हैं तो वो किस चैप्टर में डिटेल में दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, या उसको किसी चैप्टर से दूसरे चैप्टर में डाला जा रहा है। तो और हर जो जैसे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, इन सब के लास्ट में शेड्यूल दिया जाते हैं जिसमें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल, बर्ड, प्लांट होते हैं उनकी क्या कहते हैं रीअरेंजिंग होती रहती है टाइम टू टाइम।
अकॉर्डिंग टू उनके कंजर्वेशन और उनकी IUCN की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उस शेड्यूल में भी अगर आपको कोई करंट न्यूज़ आती है कि हाँ इस जानवर को उठा के शेड्यूल 3 से 2 में डाल दिया गया है, 3 से 1 में डाल दिया गया है, तो आप एक थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। तो इसके चैप्टर 1 में जो दिया गया था वो सिर्फ डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 जो बताई गई वो अथॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। अथॉरिटीज़ में या ऑफिसर में ये जान लीजिए, जैसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इसमें जो उनको पोस्ट दी जाएगी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ क्या होगा, वो होगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया या वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया। चैप्टर 3 में हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की हंटिंग होनी है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, आप किस बेसिस पे उसकी हंटिंग कर सकते हैं, क्या वो ह्यूमंस के लिए थ्रेट है तब उसको कर सकते हैं, या फिर किसी और जानवर के लिए, किसी और वाइल्ड लाइफ, किसी स्पीसीज के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे थ्रेट है, या उनकी ओवर पॉपुलेशन है जो भी है कि वो इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है ताकि वो किसी और जानवरों को भी जो जंगल में रह रहे हैं उनको हो सकती है, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप उनकी हंटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो चैप्टर 3 में दिए गए हैं। चैप्टर 3 का ए पार्ट भी है। चैप्टर 4 में सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड क्लोज्ड एरिया के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, एनिमल आर्टिकल एंड ट्रॉफीज़ के बारे में बताया गया है। चैप्टर 6 में आपका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफेंस के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 7 में आपके बहुत सारी चीज़ें जो मिला जुला के जो छूट जाती हैं उसमें पूरी तरीक़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन मेड मैंडेटरी सिंस। CSR जो बनाया गया था वो इंडिया में किस ईयर में एकदम से कंपलसरी कर दिया गया कि हाँ आप ये पूरी तरीके से लागू होगा, वो कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो। तो वो 2013 में तो बन गया था, लेकिन 2014 में उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। देखो CSR पूरी तरीके से कुछ नहीं होता, आप इसको मत मानिए कि कॉर्पोरेट की पूरी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा देगी कुछ देगी। कोई भी कॉर्पोरेट हो गया जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या उसका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो CSR के रूल्स के अंतर्गत आते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोशल गुडनेस या स्टेक होल्डर्स के अंदर में एक डेवलप करने के लिए वो कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे कि जो सोसाइटीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी शो करेगा, जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, और एक डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करते हुए वो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज करे, यानी एक सस्टेनेबल अप्रोच कह सकते हो, वो ले आएगा। उसमें वो काफ़ी इन्वेस्ट भी करते हैं और काफ़ी डोनेशन भी देते हैं काफ़ी कंपनियों को, लेकिन वो एक तरीके से डोनेशन नहीं माना जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जाती है कि हाँ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर नेशनल लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी आर एज फॉलो। पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है नेशनल लॉ लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसीज़ की? क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ हैं, पॉवर्टी इरिडिक्शन है, जेंडर इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, बैलेंस डेवलपमेंट एंड इंटरजेनरेशनल जस्टिस है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट है, इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लानिंग है। तो इसमें करीब करीब सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे इस लॉ को तो उसमें ये बताया गया है कि इसका जो मेन एम है इस लॉ का, वो मेन एम यही है कि सस्टेनेबल अप्रोच जो है इसका उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए पूरी तरीके से। यानी सस्टेनेबल अप्रोच के 3 पिलर हैं आपका, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से आगे बढ़ा जाए। यही इसका एम भी है, यही इसकी ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऑब्जेक्टिव में भी इसका यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो भी इंडिया में पाए जा रहे हैं उसका ऑप्टिमल तरीके से किस तरीके से उनका यूज़ किया जा सके उन रिसोर्सों का, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यानी सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को पूरी तरीके से स्टेटस में और ध्यान में लाते हुए एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसी रेगुलेशन बनाया जाए ताकि नेचुरल रिसोर्सों का बहुत अधिक दोहन ना हो सके। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बस ये रूल बन के ही रह गए हैं आज के टाइम पे। क्वेश्चन 8 है जो हमारा, कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन प्रोविज़न आर कवर्ड अंडर द इन्वायरमेंटल एक्ट नेम्स एज। कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन ये एक तरीके का किस जो टर्म है ये किस लॉ में या किस एक्ट में यूज़ किया गया है, किस एक्ट में पूरी तरीके से डिटेल में दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1982 रिवाइज्ड फॉर्म उसका, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। एक बार आप सोचिएगा, शायद आपका गलत आंसर हो सकता है इसमें। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट तो आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑब्वियस ही बात है आप सीरियस भी होंगे तो इतना बहुत नॉलेज होगा, लेकिन आप इन दो में तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही इंडिया का मेन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट है, जो फॉरेस्ट के बारे में सारी, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से, कंपनसेटरी फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें आई हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, सारी इसमें अच्छे से डिटेल में दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सबकी डिफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है वो पता चलेगा। कंपनसेटरी क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन एक तरीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जगह में, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है। अगर आपको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। कोई भी अगर वो फॉरेस्ट एरिया है उसको डी रिजर्व, मतलब फॉरेस्ट एरिया के रूप में रिजर्व है तो उसको डी रिजर्व करेंगे ताकि वो नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में यूज की जा सके। मतलब वो अगर कोई भी फॉरेस्ट है और वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट लैंड के रूप में रिजर्व है तो ऑब्वियसली बात है आप वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपको परमिशन दे दे, हाँ ये कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन के रूल के अंतर्गत या इसकी क्लॉज में आ रहा है, तो वो डी रिजर्व कर दी जाएगी और उसको आप लैंड फॉरेस्टेशन के रूप उस लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। और अगर वो नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में आ गई तो आप उस पर डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं अपना। नवा क्वेश्चन है हमारा, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ। देखिए इसमें भी आपको सिंपल से मैचिंग की ज़रूरत है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब आया था, इसको आप समझिए 1997 में आया था, और 1997 में आया था। और यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये कब आया था, 1982 में आया था आपका। बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे मैच करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल बातें हैं। फैक्चुअल बात ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Which of the following convention protocol treaties is a legal binding on the signatory countries? बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट्स। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो भी सिग्नेटरीज कंट्री है, यानी आप कोई भी कॉन्फ्रेंस पार्टी प्रोटोकॉल बनाते हैं तो कंट्रियाँ उसमें पार्टिसिपेट करके सिग्नेचर करती हैं और उसमें पूरी तरीके से कहती हैं हाँ हम इस रूल या एक्ट को अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मानेंगे इस पूरी बात को। लेकिन क्या उसके लिए वो लीगली बाउंड होती हैं कि नहीं होती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई भी लॉ, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल या लॉ नहीं बनते हैं जो पूरी तरीके से एग्रीमेंट जो भी हो रहा है कि लीगली बाइंड कर दिया जाए आपको। लीगल यानी अब उसको तोड़ने पे आपको किसी भी तरीके के दंड दिया जा सकता है या पेनल्टी की जा सकती है। तो बेसल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को बिल्कुल आपके लिए लीगली बाइंड नहीं है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो सक्सेस होने का ईयर था, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ बहुत ही सीरियस केस में, तो उसके लीगली बाइंड होने की वजह से ही था। मैं तो कहता हूँ कि सारी चीज़ों को लीगली बाइंड कर देना चाहिए। इन्वायरमेंट के इस तरीके से जिस तरीके से डिटोरिएशन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ बहुत सारी ये चाहती भी नहीं है कि उससे उनको काफ़ी डैमेज हो जाता है, उन काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। तो अब आज हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद से हम कुछ एक नया इनिशिएटिव लेंगे, देखते हैं क्या होंगे, और आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।